हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है। बिना माइक्रोस्कोप के आप नेकेड आई से उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, राइट। सो मेडिसिन और वैक्सीन्स में हम लोग इनका यूज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप एक स्टोरी सुनिए। एक बार की बात है, जैसे आप लोग बहुत केयरलेस हो, वैसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो स्कॉटलैंड के एक रिसर्चर थे, वो काम कर रहे थे इन्फ्लुएंजा और उसके अलावा बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजन के ऊपर काम कर रहे थे। तो लैबोरेटरी में उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया का कल्चर प्रिपेयर किया था। कल्चर मतलब क्या होता है, देखो अभी आसपास आपको बैक्टीरिया तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, आसपास बैक्टीरिया आपको नहीं दिख रहे, लेकिन प्रेजेंट है। तो अब उन्हें देखने के लिए क्या किया जाता है, लैबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। एक पेट्री डिश होती है, ओके, उस पेट्री डिश पर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, ताकि वहां पर हम लोग बैक्टीरिया की कॉलोनी देख सकें, बैक्टीरिया का व्यवहार समझ सकें कि वो कैसे रहते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 सितंबर को 1928 ये ना वापस आए 2 हफ्ते की छुट्टी से। 1928 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वापस आए 2 हफ्ते की छुट्टी से। लेकिन इनको बोला जाता था कि ये ना बहुत ही केयरलेस लैब टेक्नीशियन है, मतलब ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई नहीं रखते। तो जब ये वापस आए और इन्होंने देखा कि इनके जो पेट्री डिशेस जिस पर ये बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ा हुआ था। अभी मैंने आपको बताया ग्रो करने क्यों छोड़ा था, उनका बिहेवियर समझने के लिए। तो जब उन्होंने पेट्री डिशेस को, ये ग्लास के बने हुए होते हैं, पेट्री डिश कहते हैं, तो जब इन्होंने पेट्री डिशेस को पास से ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसा मैं छोड़कर गया था वैसे तो नहीं है। यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कल्चर पर उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये वैसे नहीं है जैसे मैं छोड़ के गया था, कुछ हल्का सा ट्रांसपेरेंट से दिखने लग गए। तब उन्होंने जब पास से देखा, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बैक्टीरिया के ऊपर कुछ कुछ प्लेट में क्या लग गई है, फंगस लग गई है। ठीक है, सारी प्लेट में ऐसा नहीं था, कुछ कुछ प्लेट में, और उन्होंने साफ सफाई नहीं रखी होगी, ध्यान नहीं रखा होगा, खिड़कियां खोल के चले गए होंगे। तो फंगस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको तो बस हवा और पानी चाहिए होता है। आपके घर में भी कभी कभी रोटी या ब्रेड अगर मान लो आपने बाहर छोड़ दी 1 दिन 2 दिन के लिए, तो कैसे उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है ना। बारिश के मौसम में तो रोटी नहीं, हर चीज में से स्मेल आने लग जाती है। इवन आपके अगर लकड़ी के दरवाजे हैं, आपके घर का फर्नीचर है, अगर समय से सफाई नहीं हो रही है उसकी, आप छोड़ के कहीं बाहर चले गए बारिश के मौसम में, तो दीवारों पर भी फंगस लग जाती है ना, अगर वहां पर ज्यादा समय के लिए पानी अक्यूमुलेट होता है तो। सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा कि ऑन सम पेट्री डिश, ऑन सम बैक्टीरियल कल्चर, he found ग्रोथ ऑफ मोल्ड। फंगस को मोल्ड कहते हैं। तो मोल्ड की ग्रोथ देखी, तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे, which inhibited the growth of bacteria, और बैक्टीरिया मर गए थे। 2 हफ्ते की मेहनत तो पानी में चली गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को तो दुखी होना चाहिए कि अरे मेरी पूरी मेहनत तो पानी में चली गई। लेकिन पूरी मेहनत पानी में नहीं गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज का आविष्कार हुआ। क्या चीज का आविष्कार हुआ, उन्होंने क्या पहचाना कि कोई फंगस ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया मर जा रहा है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया किल हो जा रहा है। ऐसा क्यों? मोल्ड कुछ केमिकल सिक्रेट कर रहा होगा ना, कुछ बना रहा होगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया को, या तो बैक्टीरिया की तबीयत खराब हो गई होगी और बैक्टीरिया मर गया होगा, है ना, कुछ भी कारण रहा होगा जिसकी वजह से फंगस ग्रो कर रहा है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, कहानी समझे कि नहीं समझे?
सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा कि वो जो बैक्टीरिया कल्चर छोड़ करके गए थे, वो बैक्टीरियल कल्चर में मोल्ड की ग्रोथ हो गई। किसकी ग्रोथ हो गई? फंगस की ग्रोथ हो गई, जिसकी वजह से वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज हुई थी। अब ये फंगस ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इस बात का फायदा उठा के हम लोगों ने क्या किया, देखो हमने किस बात का फायदा उठाया, हमने इस जानकारी का फायदा उठाया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दुश्मन है ना। देखो उससे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, फंगस को बैक्टीरिया नहीं देखा जा रहा था। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कुछ केमिकल बनाता है, राइट। सो देयर इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, जैसे मम्मी पापा आपको बाहर जाने से रोकते हैं उसको इनहिबिट कहते हैं, है ना। तो इनहिबिट मतलब मना करना या रोकना। सो प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा तो नहीं होगा कि फंगस आके आपको बोला कि अरे मैं बना रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, मैं बैक्टीरिया को मार दे रहा हूँ, है ना, आप लोग मेरे को पैसे दे देना उसके। ऐसे तो नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या हुआ, ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की। तो उन्होंने फंगस को चेक किया और उससे प्रोड्यूस होने वाले केमिकल को चेक किया। उस फंगस का नाम था, दैट फंगस वाज पेनिसिलियम। नाम को जरूर अंडरलाइन करेंगे। बायोलॉजिकल नेम को हमेशा आपको क्या करना होता है? अंडरलाइन करना होता है लिखते समय। पेनिसिलियम उस फंगस का नाम था। सो फंगस पेनिसिलियम प्रोड्यूस केमिकल, उसको कहा गया पेनिसिलिन। हमने क्या किया? पेनिसिलिन नाम का केमिकल उससे ऑब्टेन किया, प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन विच इज एन एंटीबायोटिक। और इसके आविष्कार के बाद आपको पता है रिवॉल्यूशन आ गया मेडिकल हिस्ट्री में। रिवॉल्यूशन आ गया, पहली बार बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरियल बीमारियों से इलाज मिल गया हमें। आने दो बैक्टीरिया जितने आएंगे, क्या करेंगे हम? पेनिसिलिन डालेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। Produces penicillin which is an antibiotic. First antibiotic to be discovered. Return यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिटर्न फ्रॉम 2-week vacation on 3rd September 1928 and Staphylococcus bacteria were growing on culture plate. On some bacterial culture, he found the growth of mold. Sorry. He found the growth of mold which inhibited the growth of bacteria. So fungus produces a chemical that kills Staphylococcus bacteria. एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ, वो केमिकल जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो उस केमिकल को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक जिसका आविष्कार हुआ था दैट वाज पेनिसिलिन। किसके द्वारा बना था वो? पेनिसिलियम से ऑब्टेन किए थे। उसके अलावा आज की डेट पे और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो अवेलेबल हैं। बाद में डिस्कवरी हुआ इस आइडिया के बाद, हमने और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर चेक किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इराइथ्रोमाइसिन,
तो ये एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी हुआ। ये एंटीबायोटिक्स, अदर एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline and erythromycin were obtained from bacteria and fungus। मतलब हमें बाद में पता चला कि बैक्टीरिया भी ऐसे केमिकल्स बनाता है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने को रोकते हैं। सो अदर एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब दवाइयों के नाम है। आप दवाइयाँ लेने जाते हो मार्केट में ना, तो उन दवाइयों में प्रेजेंट होते हैं ये एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक लेकर के आ जाओ मार्केट से, कभी कोई कहता है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब आपको मार्केट में अवेलेबल वो दवाई लेनी है जो क्या करती हो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती हो। Today synthetic antibiotic are also available. Synthetic antibiotics are present. सिंथेटिक का मतलब होता है जिनको हमने बनाया है लैबोरेटरी में। कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती है तो तुरंत क्या करते हैं, फार्मेसी जाके दवाई ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एन एंटीबायोटिक शुड ऑलवेज बी टेकन always be consumed as prescribed by the doctor। क्यों? उसके पीछे कारण है। जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तब एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, इनकी खास बात होती है बैक्टीरिया की, ये लोग जल्दी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया develop resistance to antibiotic too quickly। An antibiotic should always be consumed as prescribed by the doctor। क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ बहुत जल्दी रेजिस्ट हो जाते हैं। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। आपके घर पे अगर आप हिट या मच्छर मारने के लिए गुड नाइट या ऑल आउट इस तरीके का स्प्रे का इस्तेमाल करते हो, तो आप जब यूज़ कर रहे होते हो आप नोटिस करते हो कि आज तो सारे मच्छर मर गए, लेकिन आप जब 1 महीना या 2 महीने तक कंटिन्यूसली उसे यूज़ कर रहे हो एवरी डे, तो आप नोटिस करोगे कि मच्छर अब कम मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ दे आर गेटिंग रेजिस्टेंट। अब हम रेजिस्टेंट हो गए हैं उस चीज़ को लेके। रेजिस्टेंट मतलब जैसे रेन कोट इज रेजिस्टेंट टू रेन, ठीक है, वो उसको क्या करता है, अंदर नहीं आने देता। वैसे बैक्टीरिया अगर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हो गया, उसका क्या मतलब है कि बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। तो अगर आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से किसी भी बीमारी के समय कोई और भी एंटीबायोटिक ले लोगे जो नहीं लेना चाहिए था आपको, तो ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगले बार जब उससे ज्यादा ताकतवर बैक्टीरिया आएगा तो उसको मारने के लिए फिर अब वो आपकी जो पहले ली हुई एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करेगी। और इवन एंटीबायोटिक का एक पर्टिकुलर डोज होता है जिसे फिनिश करना चाहिए। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अगर 7 डेज का मेडिसिन, सो वो 7 डेज का कोर्स रन करना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि बैक्टीरिया को आपको, अगर मान लो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नंबर है जिसकी वजह से वो बीमारी कॉज कर रहा है कि वो एक दिन में मल्टीप्लाई करता है, एक दिन में 4 बार मल्टीप्लाई करता है, तो जब आप ये कोर्स फिनिश करोगे, ये जो दवाई डॉक्टर ने दी थी 7 दिन के लिए, जब आप इस कोर्स को फिनिश करोगे तब क्या होगा, तब आप 7 दिन में उसके पूरे एक एक जड़ से मिटा रहे हो उसे। आप चांस भी नहीं छोड़ रहे हो कि वो बाद में आके आपको बीमार कर दे। So an antibiotic should always be consumed as prescribed by the doctor in the course prescribed by the doctor, because bacteria develop resistance to antibiotics too quickly। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज वन रीजन। तो आज की क्लास में जो मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया है अभी तक वो क्या है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मेडिसिन बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। नाउ दीज, एक मिनट, सो द एंटीबायोटिक्स, these antibiotics are consumed as medicines. The antibiotics are consumed as medicines. इन्हें मेडिसिन के तौर पे कंज्यूम किया जाता है। इसी में सेकेंड चीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे थे। राइट, नेक्स्ट अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं। वैक्सीन किसे कहते हैं? देखो क्या होता है, अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया, या फिर एक मिनट, आप ऐसे समझो, जब आपके घर में कोई घुस आएगा तो आप सारे के सारे उसको मारोगे, जबरदस्ती आके घुस रहा है ना, जबरदस्ती आके घुस रहा, अपना सामान लेकर के आ गया, अरे मैं तो नहीं जाने वाला, मेहमानों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जबरदस्ती कोई गुंडा घुस गया है तो उसके लिए कह रही हूँ, ठीक है। सो वैक्सीन, अभी वैक्सीन वाला टॉपिक को 2 मिनट पॉज करना ना, कहानी सुनना। कोई अगर मान लो जबरदस्ती घर में घुस आएगा, अपना बैग लेकर के बैठ जाएगा और उसके बाद बोलेगा कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, अब बताओ क्या करोगे तुम, तो क्या करोगे तुम? भगाओगे उसे, धक्का मार के निकालने की कोशिश करोगे, मारोगे, इस तरीके से कुछ एक्शन लोगे, राइट, यही चीजें होंगी। तो वैसे ही आपकी बॉडी भी काम करती है। जब भी कोई एनी फॉरेन एंटीजन, एनी फॉरेन सब्सटेंस, एनी फॉरेन सब्सटेंस, उसको प्यार से एंटीजन कहते हैं। एनी फॉरेन सब्सटेंस और एंटीजन when enters in our body, our body generates an army. हमारी बॉडी की बात कर रही हूँ, हमारी बॉडी क्या करती है, जनरेट्स एन आर्मी, आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन। कब तक दवाई के सहारे रहेंगे, कब तक दवाई का वेट करेंगे, है ना। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन एंटीजन घुसता है तो हमारी बॉडी वेट नहीं कर रही होती है कि कोई दवाई लाके दो तभी ठीक होंगे। क्या करती है हमारी बॉडी, एक आर्मी जनरेट कर लेती है, किसकी, एंटीबॉडीज की, टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन। तो इस तरीके से आपकी बॉडी खुद अपना ध्यान रखती है। जब कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, आपकी बॉडी एक आर्मी जनरेट कर देगी, वो आर्मी होती है एंटीबॉडीज की, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट, नोन एज इम्यूनिटी। इसे क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के पास अपनी खुद की इम्यूनिटी होती है। उसका क्या मतलब है कि जब भी कोई एंटीजन आएगा, कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हम उसे मारने के लिए एंटीबॉडीज बना देंगे। ठीक है, सच बात है। लेकिन अब मान लो कि हमने बहुत देर कर दी क्या बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में, और वो एंटीजन आके आतंक कर रहा है, बॉडी में आतंक मचा रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तब क्या करें, तो हमें कुछ ऐसी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि जब वो आए तो हम उसको इतना तरीके से, जोर से, पूरे मेहनत से सारी आर्मी बुला के मारें। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया या इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक डेड माइक्रोब और वीकेंड माइक्रोब is injected
into the body to generate इम्यून रिस्पॉन्स। देखो आसान भाषा में बोलें तो क्या करते हैं हम ना, अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं हम अपने इम्यून सिस्टम को? देखो जब नॉर्मली कोई एंटीजन घुस रहा है बॉडी में, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है उसको मारने के लिए। हम क्या करते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाते हैं और उसको खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं, वीक बना देते हैं पूरा, या फिर उसको इतना मारते हैं कि वो मर जाता है और उसके बाद उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी तो बोलेगी ये तो फॉरेन एंटीजन है, इसको मारना पड़ेगा, और उसको मारने के लिए वो क्या करेगी, बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी। लेकिन वो पैथोजन तो ऑलरेडी मरा हुआ है, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपने खूब सारे एंटीबॉडीज बना दिए। अब जब असली में वो पैथोजन घुसेगा तो आप तो पूरी तैयारी के साथ आर्मी लेके खड़े हो ना, ये ही फायदा होता है। सो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज डेड और weakened microbe which is injected in the body to generate immune response। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है? डेड माइक्रोब और वीकेंड माइक्रोब इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स and produce an army of antibodies that remain in the body and protect it from any future attack of disease। सबसे पहले 1796 में एडवर्ड जेनर सर ने क्या किया था? डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। और आज की डेट पर इसीलिए स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी वैक्सीन बन गई थी। क्योंकि तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कैसे बनाई थी उन्होंने? इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया था बॉडी में, ताकि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे और आर्मी ऑफ एंटीबॉडी बना के रख दे, ताकि जब वाकई में असली में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसेगा ना, तब वो उसको मारे और सबक सिखाए। बात समझ में आ रही है? सो मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन में कैसे हम लोग यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो मेडिसिन बनाने में कैसे यूज होता है? क्योंकि एंटीबायोटिक बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वैक्सीन बनाने में भी हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, क्योंकि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना बीमारी कॉज करने वाले हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। देखो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं याद दिलवा दूं, जो जन बाहर से आया है, जो व्यक्ति बाहर से आया है, वो होता है एंटीजन, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो बनाती है एंटीजन के खिलाफ, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एंटीबॉडी, व्हाट इज एंटीजन, एंटीबॉडी एंड एंटीबायोटिक। ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, बहुत जरूरी है कि आप ये तीनों को ना ऐसे डिफरेंस के फॉर्म पे लिख लो, वन लाइन में। सो व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस that enters in body and generates immune response, जिसकी वजह से बॉडी गुस्सा हो जाती है और तुरंत क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है।
उसे कहते हैं एंटीजन. What is antibody? Antibody is protein produced in our body against antigen. And what is antibiotic? Antibiotic is a chemical produced by one microorganism. देखो antibio, bio मतलब life, anti मतलब against, bio मतलब life. तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अगेंस्ट है. अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये आज हम लोगों ने समझा. ये तीनों के डिफरेंसेस को बड़े ध्यान से याद करेंगे. इसकी अगली क्लास में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और यूजेस डिस्कस करेंगे.